नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मित्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, सीएचएस के प्रैक्टिस सेट का दूसरा वीडियो लेकर आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे और आज की प्रैक्टिस सेट 2 में हम हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो क्लास है ये 6 के लिए भी, 9 के लिए भी और 11th के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और स्पेशल तरीके से 9th के लिए और 11th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के दोस्तों सारे क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है हर बार परीक्षा में देखने को मिलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है। तो निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है। आपके पास ऑप्शन है राणा सांगा का बाबर से, पृथ्वीराज चौहान का अकबर से, जुझार सिंह की आपके शाहजहां से, कि जसवंत सिंह का औरंगजेब से। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर दोस्तों 4 से 5 सेकंड का समय मिलेगा जिससे आप अपने आप को भी परख सकें कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कि आपको कितनी आवश्यकता है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद मैं आपको इसका उत्तर बता दूंगा और एडिशनल फॉर्म के रूप में जो भी बताऊंगा उसको आपको लिखने चला है। सबसे पहले आपको नोटबुक लेकर चलना है और जो भी एडिशनल फॉर्म दिए जाते हैं उसको आपको नोट करके चलना है और सबको आपको याद कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन ये जो आपको एडिशनल फॉर्म दिए जाएंगे ये आपको क्वेश्चन के रूप में परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। पहला ऑप्शन है राणा सांगा और बाबर। ये दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। ये क्या आपका बिल्कुल सही उत्तर है, राणा सांगा बाबर। क्योंकि आपको पता होगा जो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने किसी युद्ध लड़ा था, आपके राणा सांगा से ही लड़ा था। इसके बाद दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और अकबर है। ये दोस्तों मिलान आपका गलत हुआ है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का मिलान आपसे किससे होना चाहिए, ये आपसे किससे होना चाहिए, ये आपसे मोहम्मद गोरी से होना चाहिए। क्योंकि 1191 और 92 की लड़ाई में तराइन का फर्स्ट और सेकंड युद्ध आपसे ये मोहम्मद गोरी से लड़ा था। और अकबर का समय तो बहुत ही बाद का समय रहा है। अकबर का समय तो 1556 से लेकर 1605 के तक रहा है, तो इस वक्त 500 साल बाद की बात है। तो ये तो मिलान गलत है। इसके बाद है आपका जुझार सिंह आपके शाहजहां, जुझार सिंह आपके शाहजहां। ये दोस्तों बिल्कुल सही मिलान रहा है जुझार सिंह और शाहजहां का, इस बात को याद कर चलिए। और शाहजहां आपके जहांगीर का पुत्र था। शाहजहां का समय काल आपका 1627 से लेकर 1657 तक था। इसके बाद है आपका जसवंत सिंह औरंगजेब। ये भी बिल्कुल सही है। और औरंगजेब का जो आपका कार्यकाल था कितने तक था, 1658 से लेकर 1707 तक था। इसमें से उत्तर क्या होगा, इसमें से उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान। आपका जो अकबर है यही मिलान आपका सही नहीं हुआ है। पृथ्वीराज का चौहान किस होना चाहिए, मोहम्मद गोरी से होना चाहिए। और दोस्तों आप 2 युद्ध के बारे में स्पेशल करके लिख लीजिए कि तराइन का फर्स्ट युद्ध कब हुआ, तो 1191 में हुआ। तराइन का सेकंड युद्ध कब हुआ, तो आपके 1192 में हुआ। कब, 1191, 1192। और पहले में लिख लीजिए कि पहले में आपके पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा और दूसरे में लिख लीजिए कि मोहम्मद गोरी विजयी रहा। ये आप लिखकर चलिए, तराइन का युद्ध परीक्षा में बार बार देखने को मिला है। और दोस्तों इसके बाद देख लीजिए स्पेशल पॉइंट। इसके बाद स्पेशल पॉइंट मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, आपको लिखकर नोट करके चलना है जो स्पेशल पॉइंट आपको दिए जाते हैं। बाबर के बारे में 4 स्पेशल पॉइंट लिख लिए। पहला, पानीपत का फर्स्ट युद्ध कब अगर आपसे पूछ ले तो आपको तुरंत याद रखना है कि ये 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ, तो इब्राहिम लोदी और आपकी बाबर के बीच हुआ। और इसमें विजय कौन हुआ, तो आपको याद रखना है कि जो बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे उसमें 4 में आपके बाबर विजय रहा, तो बाबर विजय था। इसके बाद याद रखना है कि जो खानवा का युद्ध हुआ था ये आपके 1527 में हुआ और ये राणा सांगा के विरुद्ध था। आपको बताया कि 4 युद्ध में बाबर जीते, तो इसमें भी बाबर जीती था। इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद स्पेशल क्या है, इसके बाद था एक युद्ध आपका मेदिनी राय के विरुद्ध, चंदावर का युद्ध 1528 में। किसके विरुद्ध, मेदिनी राय, और इसमें भी बाबर विजयी रहा था। इसके बाद रखना है घाघरा का युद्ध, कब, 1529 में। किसके विरुद्ध, तो आपके अफगानों के विरुद्ध, जिसमें दौलत खान लोधी था, अफगानों के विरुद्ध। ये आपका ये चौथा युद्ध था। तो ये 4 युद्ध बाबर ने लड़े हैं और 4 बहुत ही खास हैं। सब युद्ध से क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिले। तो 4 युद्ध आपको नोटबुक में लिखने चाहिए, 4 याद रखना है। 4 याद रखना है, बाबर 4 विजयी रहा था। इसके बाद चलेंगे उसके दोस्तों अकबर ने भी कई सारे युद्ध लड़े थे, शाहजहां भी लड़ा था। उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं होता क्योंकि तब तो पूरी क्लास हो जाएगी। यहाँ पर हमें क्वेश्चन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था। दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था। आपको पता नहीं दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, तो आप सबको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल आपसे 1206 से लेकर
और 1210 तक था। ये गुलाम वंश का संस्थापक था और गुलाम वंश आपका दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। तो वैसे तो संस्थापक तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने कभी भी सुल्तान पद को नहीं धारण किया था। तो पहला अगर प्रभुत्व संपन्न सुल्तान के बारे में पूछे तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। दोस्तों पहले से आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आपके 8 महीनों के लिए आराम शाह बैठा था, उसके बाद आपका इल्तुतमिश बैठा था। इसका कार्यकाल था 1210 से लेकर 1236 तक। 26 वर्षों का एक लंबा कार्यकाल था आपका इल्तुतमिश का, और इसे पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कहा जाता है क्योंकि 1229 ईस्वी में इसने आपके खलीफा से आपके सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की थी, इसलिए दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कहा जाता है। क्योंकि इसने सिक्के भी जारी किए थे, तो बहुत सारी चीज़ें इल्तुतमिश ने शुरू की, इसलिए इसे दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कहा जाता है। और पूछ लिया गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और वास्तविक संस्थापक पूछ लिया तो फिर भी इल्तुतमिश हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। और दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में स्पेशल है, किसी गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि जो मोहम्मद गोरी था इसका गुलाम कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था आपका इल्तुतमिश। तो गुलाम आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम का गुलाम आपको इल्तुतमिश, इस बात को याद कर चलना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे ये सारे आपके डिटेल में कराए जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन में आपको समय लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन आपको जितने भी एडिशनल फॉर्म दिए जाए सबको नोटबुक में लिख कर चलना है और सब आपको याद कर चलना है। इसके बाद देखिए, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच हुई? हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच? ऑप्शन 4 है, आप बताइए। आपको समय देता हूँ मैं 4 से 5 सेकंड का, और बताइए सही उत्तर क्या होगा। उसके बाद मैं इसका सही उत्तर बताऊँगा। और उसमें आपको करना क्या है कि आपको जितने भी उत्तर सही हो रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, आपको बताना है कि सर मेरे इतने भी क्वेश्चन सही हुए, कितने में कितना सही उत्तर हुए, इसको आपको नोटबुक में लिखते चलना है। पहला उत्तर मेरा सही हुआ, दूसरा नहीं सही हुआ, तीसरा सही हुआ, चौथा सही हुआ, पांचवा सही हुआ। तो आपको बाद में कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर मेरे इतने क्वेश्चन में थे, इतने क्वेश्चन सही हुए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई? दोस्तों हल्दी घाटी की जो लड़ाई है ये 1576 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1576 ईस्वी में हुई थी। और किसके बीच हुई थी? ये अकबर और राणा सांगा के बीच हुई थी, जिसमें बहुत लोग कहते हैं कि राणा सांगा विजयी रहता है, बहुत लोग कहते हैं राणा प्रताप विजयी रहता है, लेकिन सत्य है कि अकबर इसमें विजयी हुआ था। 1576 ईस्वी में लड़ी गई थी हल्दी घाटी की लड़ाई, और बहुत ही क्या है, बहुत ही फेमस लड़ाई है। इस बात को दोस्तों को जानकर चलना है, और बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट फॉर्म इसको तुरंत अपने नोटबुक में लिख लीजिए। और दोस्तों अकबर के जो 2 महायुद्ध लड़े थे, जो 2 बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे हैं, उसमें एक तो आपकी हल्दी घाटी की लड़ाई जो 1576 ईस्वी में हुई, और एक 1556 ईस्वी में हुई थी। और आपको पता है कि 1556 से लेकर 1605 तक इस कार्यकाल भी था। तो यही आपका फाइनल युद्ध था जब ये दिल्ली गद्दी पर बैठा था 1556 में। कब? आपके 1556 में। और उस युद्ध का नाम है पानीपत का सेकंड युद्ध। पानीपत का फर्स्ट युद्ध आपको पता है कि 1526 में हुआ था, और उसके 30 सालों बाद 1526 में पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ। दोस्तों पानीपत एक स्थल है, इस बात को जान लीजिए। और ये युद्ध हुआ था अकबर वर्सेस हेमू के बीच में। इस युद्ध का नेतृत्व अकबर की तरफ से बैरम खान ने किया था। तो कहीं कहीं पर ऑप्शन आपको बैरम खान वर्सेस हेमू भी मिल सकता है, तो उसमें आपको चौंकने वाली कोई बात नहीं है। और इसमें हार हुई थी हेमू की, और विजय हुई थी अकबर की या फिर बैरम खान की, और हेमू को यहाँ पर मार दिया गया था। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था आपकी अकबर। इस बात को आपको जानकर चलना है। तो हल्दी घाटी की लड़ाई आपको याद रखना है, और आपकी पानीपत की सेकंड युद्ध। पानीपत के फर्स्ट युद्ध के बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि 1526 में इब्राहिम लोदी वर्सेस आपके बाबर की विजय हुई थी। पानीपत के सेकंड युद्ध के बारे में बता दिया कि अकबर वर्सेस हेमू, अकबर की विजय हुई थी, 1556 हुआ। और पानीपत के उसमें कुल 3 युद्ध हुए थे। अब इतना बताया तो तीसरे युद्ध के बारे में भी जान लीजिए कि तीसरा युद्ध आपको कब हुआ था? 1561 ईस्वी में हुआ था। और ये युद्ध आपके अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा के बीच में हुआ था, और इसमें अब्दाली की विजय हुई थी, मराठा की आपकी हार हुई थी। दोस्तों अब्दाली के बारे में जान लीजिए कि भारत पर कितने आक्रमण किए, परीक्षा पूछा जाता है, तो कुल भारत पर 8 आक्रमण किए थे। तो 1526 में पहला आक्रमण पानीपत का, 1556 में आपका दूसरा बैटल हुआ आपका पानीपत का, बैटल ऑफ पानीपत 2, और 1556 में, 1561 में आपका पानीपत का आपका तीसरा युद्ध। इन तीनों युद्धों के बारे में बुक में लिख कर चलना है और याद करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे कि भारत में डच जो थे का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? आपके पास ऑप्शन 4 है, मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, अहमदाबाद। बताइए उत्तर क्या होगा? आपको मिलते हैं कुल 5 सेकंड का समय। और दोस्तों इस सेशन को लाइक कर लीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर अवश्य कर दीजिए जो भी CHS की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? आपके पास ऑप्शन 4 है, बताइए उत्तर क्या होगा? सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन ए, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी प्रारंभिक कोठी बनाई थी, प्रारंभिक उपनिवेश था। और उसमें इनका द्वितीय का था, द्वितीय था उसमें आपको पुलिकट था। और इसी पुलिकट में आपके पैगोडा नामक जो था, पैगोडा
पैगोडा जो आपका था, जो सिक्का था, स्वर्ण सिक्का होता, उसे उन्होंने कहाँ पर डाला था, तो पुलिकट में ही डाला था। इस बात को पूछा गया कि पैगोडा स्वर्ण सिक्का कहाँ डाला गया, तो पुलिकट में डाला गया। किसने डाला था, तो डचों ने डाला था। इस बात को याद कर चलना है। डच के बारे में दोस्तों कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको नोटबुक में तुरंत लिख लीजिए। डच के बारे में सबसे पूछ लीजिए कि प्रथम डच यात्री कौन था। प्रथम डच यात्री के बारे में पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है कॉर्नेलियन हाउटमैन। तुरंत लिख लीजिए कि कॉर्नेलियन हाउटमैन ये प्रथम डच यात्री था। इसके बाद ये दोस्तों आपको सुमात्रा में पहुंचा था। कहाँ पर, सुमात्रा में। ये हाउटमैन इनके बारे में पूछता है, आपके डच के बारे में पूछता था कि इनका कहाँ के ये मूल निवासी थे, तो ये नीदरलैंड हॉलैंड के मूल निवासी थे आपके डच। इसके बारे में जानकर चलना है कि इन्होंने अपनी प्रारंभिक उपनिवेश बनाया मसूलीपट्टनम में और द्वितीय बनाया आपके पुलिकट में और यहीं पर आपके पैगोडा जो स्वर्ण सिक्का था इसको ढाला। और चौथी बात आपको याद कर चलना है कि उन्होंने भारत में प्रथम बार आपके वेतनभोगी रखे। इन्होंने क्या किया, प्रथम बार वेतनभोगी रखे। तो ये 4 बातें आपके डचों के बारे में पूछी जाती हैं और जो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं और कई परीक्षाओं में बार बार देखने को मिला है। तो ये बातें आपको जुबान पर होनी चाहिए और जब भी क्वेश्चन आए तो उसे आप आसानी के साथ इसे कर सकते हैं। और इन्होंने क्या था, प्रथम बार वेतनभोगी रखे। और कहीं पूरा तो हो जाए कि प्रथम बार औद्योगिक, क्या प्रथम बार औद्योगिक, प्रथम बार क्या आपका औद्योगिक लिख लीजिए कि प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी किसने रखे, तो डचों ने रखे। वो आपके पुलिकट में पैगोडा नामक का आपका स्वर्ण सिक्का इन्होंने डाला और हॉलैंड के मूल निवासी थे। और हाउटमैन इसको क्या था, आपका प्रथम डच यात्री था जो सुमात्रा पर पहुंचा था। इसके बारे में इतनी इंपॉर्टेंट है। और एक वीडियो में आपको एक लेकर आऊँगा जिसमें आपके भारत में भाई कंपनियों के बारे में बताऊँगा। तो उसमें आपको पुर्तगालियों के बारे में, डचों के बारे में, आपके स्वीडिश के बारे में, ब्रिटिश के बारे में, फ्रांसीसियों के बारे में सारे में स्पेशल बताऊँगा। यहाँ पर बताना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ना कि पूरा इतिहास पढ़ रहे हैं जो स्पेशल हो रहा है, बल्कि मैं उसके बारे में आपको बताकर चल रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था। जो सिख हुआ करते थे उसके अंतिम गुरु कौन हुआ करते थे, आपको पता है। आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि सिख के गुरु कुल कितने थे। एक क्वेश्चन पे पूछता है कि सिखों में कुल कितने गुरु हुए, तो आपको याद कर चलना है कुल 10 गुरु हुए। फर्स्ट बात तो इसको नोटबुक में लिख कर चाहिए तुरंत दोस्तों, वीडियो को नोटबुक में लिख कर चलिएगा। इसलिए मैं आपको इस पर बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपको सुनना है, आपको तुरंत लिखना है। पहले कि सिख गुरु से कितनी है, तो आपको पहले लिखना है कि सिखों की संख्या आपकी 10 है। क्या है आपकी 10 है। इसमें पहले कौन थे, तो पहले थे आपके गुरु नानक। और आखिरी कौन थे, 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। ये थे आपके फर्स्ट, ये थे आपके लास्ट 10th नंबर के गुरु की संख्या कितनी है, आपके 10 है। इस बारे में आपको याद कर चलना है। वैसे सिखों के बारे में दोस्तों एक स्पेशल वीडियो बनाना ठीक रहेगा क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अभी आपके जल्दी से जल्दी आपको बनाना है आपके एक स्पेशल वीडियो सिखों के बारे में। तो वहाँ पर मैं आपको कई सारे इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको किसने सबसे पहले आपके केस गंगा काड़ा जो 5 कार होते हैं उसके बारे में सबसे पहले किसने लागू किया, सबसे पहले तो गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा, गुरुमुखी लिपि को किसने चलाया, सबके बारे में स्पेशल बताना है। और गुरु नानक होना के बारे में जो स्पेशल पूछते हैं उसको बताना है। तो उसको आपको एक स्पेशल वीडियो काफी रहेगा। यहाँ पर बताऊंगा तो एक लंबा वीडियो खींच जाएगा। स्पेशल इतना लिख लीजिए कि पहला अगर पूछे तो गुरु नानक देव और लास्ट पूछे तो गुरु गोविंद सिंह। और लिख लीजिए कि एक 2-3 बात और लिख लीजिए कि गुरु तेग बहादुर जो है इनकी हत्या कराई थी औरंगजेब ने, और जो गुरु अर्जुन देव इसकी हत्या कराई थी जहांगीर ने। ये 2 इंपॉर्टेंट है, तुरंत लिख लीजिए। गुरु तेग बहादुर की हत्या कराई औरंगजेब ने और गुरु अर्जुन देव की हत्या कराई आपके जहांगीर ने। चलिए आगे चलते हैं। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में तो आपको बता ही दिया कि आपके लास्ट से आपके ऑप्शन जो है मैं पूरा करता चलता हूँ। और गुरु अंगद देव थे, इन्होंने आपकी गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था। तो इन चारों विकल्प थे, चारों गुरु अर्जुन देव की जहांगीर ने, गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने, गुरु गोविंद सिंह लास्ट और गुरु अंगद देव आपकी गुरुमुखी लिपि का प्रचलन इन्होंने किया था। चलिए आगे चलते हैं। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। जो प्लासी की लड़ाई है ये किसके बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन आपके पास 4 है, मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव। कि दिए गए विकल्पों में से कोई सही नहीं है। बताइए दोस्तों उत्तर क्या होगा। दोस्तों जिन भी दोस्तों का हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डी नहीं सी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, वो बिल्कुल सही होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्लासी की लड़ाई परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। इनके बारे में क्या क्या आपको जानकर चलना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ एक लाइन में। प्लासी की लड़ाई सबसे पहले हुई कब, ये पूछा जाता है तो 1757 में। सबको पता है कि 1757 में इसकी आपके युद्ध होती है। इसके बाद क्या पूछता है किसके किसके बीच हुई, तो रॉबर्ट क्लाइव मतलब होता है अंग्रेज, आपके रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस किसके, सिराजुद्दौला के बीच हुई। ये सेकंड इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें किसकी विजय हुई, तो रॉबर्ट क्लाइव की।
और चौथी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें आपके जो सिराजुद्दौला था इसका जो आपका सेनापति था, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? आपके मीर जाफर था। और इसने मेन वक्त पर आपके दे दिया धोखा किसको? आपके सिराजुद्दौला को। तो इसको क्या कर दिया? इसको दे दिया धोखा, और इसीलिए इस धोखे में आपके सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और सिराजुद्दौला की मृत्यु भी हो जाती है। इस बात को आपको जानकर चलना है। और इसके परिणाम स्वरूप रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों ने आपको इसको दिया प्रेजेंट, इसको दिया उपहार, किसको? इसको बना दिया आपके बंगाल का अगला नवाब। कहाँ का? बंगाल का अगला नवाब। इस बात को आपको, इतनी बातें आपको प्लासी के बारे में याद करना है। और एक स्पेशल लिख लीजिए कि 1764 में आपकी बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे आपको नोटबुक में लिखे रहने चाहिए दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? जो भारतीय पुनर्जागरण है इसका जनक किसे कहा जाता है? ये परीक्षा में पूछा गया है। बहुत ही दोस्तों स्पेशल क्वेश्चन है। आपके पास संचार है राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। तो उससे तो रह जाएगा आपका ऑप्शन पहला, राजा राममोहन राय को क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राममोहन राय के बारे में जानकर चलिए कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा को इन्होंने समाप्त कराया था। किससे? सती प्रथा में इन्होंने सती प्रथा अंत में, और इसे किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा 1829 ईस्वी में। इस सन को भी याद कर चलिए। अभी जो एग्जाम हुआ था 4 जनवरी को एग्जाम हुआ था एक, अभी 2020 में 4 जनवरी को एक एग्जाम हुआ था अभी जूनियर असिस्टेंट के, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था, मैंने देखा था। तो राजा राममोहन राय के बारे में ये जानकर चलिए। और राजा राममोहन राय के बारे में जानकर चलिए कि इन्हें राजा की उपाधि किसने सबसे पहले दी? तो सबसे पहले इन्हें राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। मुगल सम्राट था अकबर द्वितीय, इसने इसे राजा की उपाधि दी थी। तो ये 2 बातें आपको इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपके इनके लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नहीं भूलना है। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये बात भी आपको जानकर चलना है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपके आर्य समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने आपके सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है, इसकी रचना भी आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और आर्य समाज जो है इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। और ब्रह्म समाज की पूछे तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राममोहन राय ने की थी। इतनी बातें आपको याद कर चलनी है। इसके बाद दोस्तों आगे चलेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? जो अमर राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ये हमारा राष्ट्रगीत पूछ सकता है कि राष्ट्रगीत कौन है? तो वंदे मातरम है। इसकी रचना किसने है? तो इसकी रचना आपके पता संचार रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। ऑप्शन 2 में दिक्कत होती है, बी और सी में। तो आपको याद कर चलना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी कहीं पर चट्टोपाध्याय मिलता है, इन्होंने आपकी वंदे मातरम की रचना की थी। और ये आपको याद कर चलना है, बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहा है। और उसमें इन्होंने इनकी एक पुस्तक रही थी आनंद मठ, उसी में दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है। इस बात को याद कर चलना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद कर चलना है कि 1857 का विद्रोह रहा है, इसका दोस्तों स्पेशल वीडियो मैंने पीछे बना आपको इससे ऑलरेडी बनाया है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। और भारत का पहला गवर्नर उस समय था आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन था आपका? लॉर्ड कैनिंग। तो ये बिल्कुल दोस्तों आपका सही उत्तर रहेगा। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय था पार्मिस्टन। इस बारे में भी आपको जानकर चलना है। भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था और पार्मिस्टन आपका इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय हुआ करता था। इस बात में आपको जानकर चलना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और किस जगह पर किसने नेतृत्व किया था, इसके वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में दी है, जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि देवानामप्रिय के नाम से कौन विख्यात है? देवानामप्रिय के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन 4 है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। तो जानकर चलना है कि देवानामप्रिय के नाम से अशोक विख्यात था। और ये जो मौर्य साम्राज्य है उसका एक राजा हुआ करता था। अशोक के बारे में स्पेशल एक वीडियो बनाया है और उसमें आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जिसके बारे में पूछा जा सकता है। वो भी आपका लगभग आधे घंटा का वीडियो है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लाइन में जाकर अशोक के बारे में पूरा देख लीजिए। इसके बारे में अभी जान लीजिए कि ये मौर्य साम्राज्य के कोई बिंदुसार का पुत्र था। कौन था आपका? बिंदुसार हुआ करते थे, इनका पुत्र था। उन्हें देवानामप्रिय के नाम से जाना जाता है। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में इसने लड़ा था, इसके बारे में आपको जानकर चलना है। और जो स्पेशल है आपको वीडियो में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य इसकी स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, इस बात को भी याद कर चला है। और आपके मौर्य साम्राज्य से मैंने कुल 3 वीडियो बनाए थे, एक में चंद्रगुप्त मौर्य, एक में बिंदुसार और एक में आपका अशोक।
इन तीनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और तीनों में आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं और डिटेल में बताए हैं, तो उस तीनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो समुद्रगुप्त जो है इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इस बात को आपको जानकर चलना है। और जो हर्षवर्धन था ये पुष्टिभूति वंश का था, ये भी आपको जानकर चलना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभाष्य लिखा था किसने, महाभाष्य की रचना किसने की थी। ऑप्शन 4 है गार्गी ने, मनु ने, बाण ने, फिर पतंजलि ने। दोस्तों महाभाष्य की रचना आपकी पतंजलि ने की थी। और ये जो पुष्यमित्र तुंग थे, जो पुष्यमित्र शुंग हुआ करते थे और इनके क्या करते थे, इनके आपके पुरोहित हुआ करते थे आपकी पतंजलि। और जो पुष्यमित्र शुंग थे ये शुंग वंश के संस्थापक थे, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जानकर चलना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। चंद्रगुप्त जो मौर्य है, जिन्हें मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है, स्पेशल वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। इसके दरबार में जाने वाले यूनानी राजदूत कौन था, ये क्वेश्चन भी मैंने वहाँ पर कराया था। तो कौन था, ये आपका मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज आपका था। ये दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सबसे पहली बात यह है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और उन्होंने इंडिका नामक एक बहुत ही स्पेशल पुस्तक भी लिखनी है। इंडिका पुस्तक एक बहुत ही स्पेशल बुक भी मेगास्थनीज ने लिखी है। ये दो बात आपको जानकर चलना है। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। कौटिल्य के बारे में जान लेकिन इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है इन्हें, और भारत का मैकियावेली भी, क्योंकि अर्थशास्त्र नामक इन्होंने एक बहुत ही स्पेशल पुस्तक लिखी है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दोस्तों मिलान का क्वेश्चन है। आजकल ये परीक्षाओं में कई बार देखने को मिलते हैं मिलान टाइप क्वेश्चन। विक्रम संवत, शक संवत, कलचुरी संवत या फिर गुप्त संवत में मिलान। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बहुत ही सरल रहते हैं लेकिन आपको बहुत हार्ड लगते हैं। क्योंकि सरल क्यों रहते हैं, क्योंकि अगर आपको एक उत्तर पता है तो आपको सरल हो जाता है। जैसे मुझे पता है, इसमें दो पते हैं लेकिन एक अगर आपको पता है, बहुत मुझे तो विक्रम संवत और शक संवत के बारे में पता है, अगर आपको एक भी पता है तो उसे आप कर सकते हो। मुझे 3 पता है, विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत। मुझे पता है कि गुप्त संवत आपका 320 AD है, विक्रम संवत आपका 58 ईस्वी में है, BC में है, और शक संवत आपका कितना है, आपके 78 AD में है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होगा कि शक संवत आपका 78। अगर यही आपको अकेले पता है तो आपका बी किस में है, बी चौथे में। देखते हैं बी चौथे किस में है, ये दोस्तों आप किस में है, ये आपकी बी विकल्प में है आपका कि ये बी चौथा, तो ये आपको पूरा सही हो जाएगा, ये पूरा सही हो जाएगा। ये तीसरा, बी चौथा, सी पहला और डी दूसरा, ये सही हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि जो विक्रम संवत है कब है, याद कर चलिए कि 58 ईस्वी में है। शक संवत कब है, तो 78 ईस्वी में से कनिष्क ने प्रारंभ किया था, आपको पता होगा। और शक संवत कब है, आपका 320 AD में है, इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने और कलचुरी संवत का 248 AD में है। ये चारों आपको याद रखने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की, विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण करने वाला गुप्त राजा कौन था, सबको पता है। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त सेकंड जो था ये गुप्त राजा में विक्रमादित्य के पास कुल 14 राजाओं ने ली, जिसमें आपके गुप्त साम्राज्य का चंद्रगुप्त सेकंड था। इसके दरबार में दोस्तों कालिदास रहा करते थे, ये आपको पता ही होगा। और समुद्रगुप्त क्या था दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इस बात को आप नहीं भूलेंगे। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, ये भी आपके गुप्त सम्राट थे। गुप्त साम्राज्य का जब मैं गुप्त साम्राज्य का एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा तो वहाँ पर आपको इन सब के बारे में बताऊंगा, समय आएगा तो बताया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली के क्षेत्र खोल दिए, तो कौन सी ऐसी लड़ाई थी जिसने आपके मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दी, ये आपको बताना है। और आपको पता होगा कि एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें ही मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली के क्षेत्र खोल दिया और मोहम्मद गोरी का ही गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का आपका सम्राट बन जाता है। वहाँ पर आपका दिल्ली सम्राट क्या बनता है, आपका सुल्तान बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। और दिल्ली पर जो हिंदू वंश था वो समाप्त हो जाता है और मुसलमान वंश पूरा प्रारंभ हो जाता है। तो वह कौन सी लड़ाई थी ये आपको बताना है दोस्तों। ये लड़ाई थी आपकी तराइन की सेकंड युद्ध। पीछे जब मैंने आपको बताया था कि तराइन की फर्स्ट युद्ध और द्वितीय युद्ध के बारे में, तो बताया कि फर्स्ट युद्ध आपकी 1191 में हुई, इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। और द्वितीय युद्ध आपके 1192 में हुआ, इसमें कौन विजयी हुआ, इसमें आपके गौरी विजयी हुआ। इसी को जीतकर 1192 में, इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा। जिसमें गौरी के बारे में स्पेशल वीडियो है हमारे पास, जो हमारा मध्यकालीन इतिहास का वीडियो है, उसमें सेकंड वीडियो आपका है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन लाइन में जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। वही स्पेशल वीडियो वहाँ पर देखेंगे तो बताया गया आपको सबके बारे में। तो 1194 तराइन की जो सेकंड युद्ध हुई थी, तराइन की युद्ध, तराइन 1192 में तराइन की सेकंड युद्ध था, इसमें ही आपको जीत जाता है और ये आपके दिल्ली के क्षेत्र इसके लिए खुल जाते हैं, ये आपको याद कर चलना है। तो सुनिए थे आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था।
और यहाँ पर दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 यहाँ पर समाप्त होता है। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर क्लास 9th में है तो आपको इसमें आपको कराया गया है 2019 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के पेपर पूरा कराया गया है। और आपको ये 5 ये अच्छी वीडियो में है, आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। CHS पेपर 2019 क्लास 9th में लिखा रहेगा, उसके बाद लिंक रहेगी, जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।